नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप देख रहे हैं लगातार आम बजट पर हमारा कवरेज लगातार चल रहा है सुबह से, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग घंटे अलग अलग पहलू आपको इस बजट के बता सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक नजर डालते हैं खास खबरों पर। संसद में आम बजट पेश, कृषि और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर। रेलवे और सड़क परिवहन में होगा 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश। रेल, हवाई टिकट और लग्जरी गाड़ियों के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। रेस्टोरेंट में खाना, सिनेमा और बीमा पॉलिसी हुई महंगी। पहली बार मकान खरीदने पर ब्याज में 50,000 की छूट। बजट में छोटे करदाताओं को राहत, 5 लाख तक की आय पर 3,000 की अतिरिक्त कर छूट। ईपीएफ से पैसा निकालना होगा महंगा। शेयर बाजार में उथल पुथल। पांच साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का बजट में लक्ष्य। गांव के लिए 87,700 करोड़ रुपए का आवंटन। गरीबी रेखा से नीचे हर परिवार को 1 लाख का स्वास्थ्य बीमा। और विपक्ष ने बजट को बताया गरीब विरोधी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा किसानों को नहीं मिलेगा फायदा। वाम दलों और जेडीयू का आरोप, हताशा भरा बजट। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था के 9 स्तंभों की घोषणा की गई, जिस पर सरकार सबसे ज्यादा ध्यान देगी। लोकसभा के बाद वित्त मंत्री ने राज्यसभा में भी बजट की कॉपी रखी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी देश में बदलाव लाना। वित्त मंत्री ने कृषि और किसानों का कल्याण, गांवों में रोजगार और सुविधाएं, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे में निवेश, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुगमता, राजकोषीय अनुशासन और कर सुधार जैसे 9 स्तंभों की घोषणा की। In each of these things, I shall outline specific policy measures and initiatives which would have a transformative impact on our economy and the lives of our people. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.6% पर पहुंच जाएगी। उन्होंने राजकोषीय घाटे को भी तय सीमा में रखने का ऐलान किया और कहा कि चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संभावनाएं हैं। The World Economic Forum has said that India's growth is extraordinarily high. We accomplished this despite unfavorable conditions and despite the fact that we inherited an economy of low growth. वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही छोटे करदाताओं को कई तरह की राहत देने का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने अगले बजट से योजना और गैर योजना व्यय का अलग अलग वर्गीकरण करने की परंपरा खत्म करने की भी बात कही। दुनिया भर के कमजोर आर्थिक हालात के मद्देनजर इस बजट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद नहीं थी और हुआ भी वही। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण भारत को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हुई। किसानों और गरीबों के हितों की बात की गई, लेकिन बजट से मध्यम वर्ग को कुछ हासिल नहीं हुआ। कैमरामैन अरविंद के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आम बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कर प्रस्तावों को 9 श्रेणियों में बांटने की बात कही। इसमें छोटे करदाताओं को राहत देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना शामिल है। हालांकि पीएफ से पैसा निकालने पर अब टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया, लेकिन छोटे करदाताओं को राहत जरूर दी है। 5 लाख से कम आय वालों को अब 2 की जगह 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। इसका फायदा करीब 2 करोड़ करदाताओं को होगा। यही नहीं, 50 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को 35 लाख तक के कर्ज पर टैक्स में 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। किराए के घर में रहने वालों को एचआरए में अब 2 की जगह 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। I propose to increase the limit of deduction in respect of rent paid under section 80GG from rupees 24,000 per annum to rupees 60,000 per annum, which should provide relief to those who live in rented houses. हालांकि 1 करोड़ से अधिक की आमदनी वालों को अब जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें अब 12% की जगह 15% सरचार्ज देना होगा। कालाधन रखने वाले 1 जून से 30 सितंबर के बीच इसका खुलासा करके सजा से बच सकते हैं। ऐसी अघोषित आय पर 30% टैक्स के साथ 7.5% सरचार्ज और इतनी ही पेनाल्टी देनी होगी।
Our government is fully committed to removing black money from the economy. Having given one opportunity for those who evaded income to declare it once, we would like to focus all our resources on bringing back people with black money to the books. नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गई है। इन यूनिटों को 25% की दर से कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। वहीं 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली छोटी इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 से घटाकर 29% की गई है। The reduction in corporate tax has to be calibrated with additional revenue expected from the incentives being phased out. The benefits of phasing out of exemptions are available to the government only gradually. अनिवासी भारतीयों के लिए बजट में अच्छी खबर है। एनआरआई अब पैन नंबर की जगह वैकल्पिक दस्तावेज देकर टैक्स भर सकेंगे। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जी हाँ, तो ट्रांसफॉर्म इंडिया मिशन के लिए सरकार ने कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखा है। एक तरफ जहाँ सूखे की मार झेल रहे कृषि क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं के जरिए नई जान फूंकने की कवायद की गई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र को तरक्की की नई रफ्तार देने की पहल भी है। एनडीए ने तीसरे बजट में गांवों की तस्वीर बदलने और किसानों की तकदीर संवारने की कोशिश की है। सरकार ने 5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। Agriculture and farmers' welfare with a focus on doubling farmers' income in 5 years. 2. Rural sector with emphasis on rural employment and infrastructure. ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी खास इंतजाम हैं। खेती और किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों को जरूरत पर कर्ज मिल सके, इसके लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। कर्ज का बोझ घटाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई पशुधन ई मार्केट पोर्टल, राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र भी शुरू किए जाएंगे। सूखे की मार झेल रहे कृषि क्षेत्र को तरबतर करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मजबूती पर जोर है। सरकार ने सिंचित भूमि के दायरे में 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाने का वादा किया है। वहीं नाबार्ड में करीब 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से एक लंबी अवधि का फंड बनाया जाएगा। मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में 5 लाख नए कुएं और तालाब बनेंगे और 5 लाख एकड़ जमीन में जैविक खेती की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए 3 अहम उपाय किए गए हैं। दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों को बाजार मुहैया कराने के लिए एकीकृत बाजार योजना की भी परिकल्पना की गई है। नवविक्रम सिंह के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय कुमार हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं डिलॉयट के, और इसके अलावा दूसरे खास मेहमान प्रियंजन दास हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों का स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि कई महत्वपूर्ण चीज़ें, खासकर जो टैक्सेशन है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप जो टैक्सेशन प्लान फिलहाल नज़र आ रहा है सरकार का, उसे किस तरह से देखते हैं? अमीर से ज़्यादा पैसा वसूलिए, कोशिश ये भी हो रही है कि जो दायरा है टैक्स का दरअसल वो बढ़ाया जाए, यानी कि टैक्स की लिमिट जो है वो ना बढ़ाएं बल्कि दायरा बढ़ाएं, जिससे ज़्यादा लोग टैक्स के नेट में फंस सकें। डेफिनेटली सरकार बजट तो इसी काम के लिए है कि किस तरह से दायरा बढ़ाया जाए और किस तरह से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए। लेकिन और इस संबंध में जब कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो उन्होंने कुछ डिडक्शंस जो है एक्सेलरेटेड और प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव उसको कम करने की बात की है, जो पिछले साल एक्चुअली वहाँ से शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि अगले 4 सालों में उसको हम रेट्स को कम करेंगे। निराशा ये हुई कि लोगों ने सोचा कि ये जब डिडक्शंस कम होंगे तो साथ में टैक्स रेट्स भी कम होंगे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, तो उसके कारण लोगों को थोड़ी निराशा है। बट इसके अलावे उसका कारण ये रहा होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स का ग्रोथ नहीं रहा है, और तो एक थोड़ी सी झिझक रही होगी कि इसको किस तरह से रैशनलाइज किया जाए, किस तरह से बैलेंस किया जाए।
तो इस बैलेंसिंग और रीबैलेंसिंग में शायद उसको छोड़ दिया गया होगा। इसके अलावा और भी कुछ आए हैं। पर्सनल टैक्सेस का जब जिक्र कर रहे हैं जो प्राइवेट आमदनी पे है कि उसके दायरे में ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश हो रही है। अभी सिर्फ 5.5% लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं और कोशिश की जा रही है कि इसको 15 से 20% बनाया जाए। डेफिनेटली उसको और उस संबंध में उन्होंने एक टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, पर्टिकुलरली जो स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि हमारे टैक्स नेट में नहीं है, और उनको लाने के लिए कोशिश की गई और एक लिमिट बढ़ाया गया जो 1 करोड़ रुपए था तो उसको बढ़ा के अब 2 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि वो उस 2 करोड़ रुपए अगर उनका टर्नओवर रहता है तो 8% वो टैक्स दें। तो उस हिसाब से थोड़ा सा तो दायरा बढ़ाने की कोशिश की है। साथ में एक केलकर कमेटी रिपोर्ट आई थी, काफ़ी पहले हो गया, 2002 या 4 में आई थी। उसमें मिसिंग लिंक की बात की गई थी और उसमें टैक्स प्रोफेशनल जो नॉट प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल द प्रोफेशनल्स वे कंसिडर्ड दैट दे आर द वंस हु आर नॉट पेइंग टैक्सेस। सो उसको अगर आप ध्यान में रखें, वो जो रिकमेंडेशन था केलकर कमेटी का, तो इस बजट में उन्होंने कहा है कि 50 लाख के तक के जो भी प्रोफेशनल होंगे उनसे भी हम कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेंगे। आई थिंक वो एक अच्छा प्रावधान है जिससे कि टैक्स पेयर्स नेट और टैक्स नेट भी बढ़ेगा। जी निरंजन जी, लेकिन इसके अलावा चाहे शायद राजनीतिक तौर पर, चूंकि ये बड़ा ही संवेदनशील सवाल है कि जो बड़े किसान हैं उनको तमाम वो फ़ायदे मिलते हैं जो कृषि की योजनाओं के तहत मिल रहे हैं, छोटे किसानों को भी, लेकिन टैक्स के दायरे में वो नहीं आते। अभी कृषि की जो आमदनी है वो टैक्सेबल नहीं है। क्या इस बार भी सरकार अपना दिल मजबूत नहीं कर पाई लगाने के लिए? नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि एग्रीकल्चरल इनकम को आप टैक्स नहीं कर सकते हैं, केंद्र नहीं टैक्स कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर राज्य चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी राज्य अब तक 70 साल में या इतने साल में कोई भी राज्य ये करने का सोचा नहीं है। लेकिन बजट तो ये काया पलट करने वाला था। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बदले जा सकते हैं अगर विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो, अगर कि वाकई बड़े किसानों को इसके दायरे में लाया जाए। देखिए, जिस केलकर कमेटी की बात अभी संजय जी कर रहे थे, वो ही केलकर कमेटी ने एक हल्का प्रपोजल ये रखा था कि शायद इस चीज़ को देखा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं है उसमें अगर कोई चेंज किया जा सकता है जिससे एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स किया जा सकता है। और उस टाइम में जो वो एनडीए की सरकार थी और उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी जो आज भी सरकार में है, उन्होंने श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया था जिसने इसको सिरे से खारिज कर दिया, और उस समय में वाजपेयी सरकार उस प्रपोजल को दूर से बार्ज पोल से भी टच करने से तो ये वास्तविक स्थिति ये है कि खेती का इनकम को टैक्स करने का, ना कि मैं भी समझता हूँ कि इसका कोई रैशनल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में चाहे बड़े किसान हो चाहे छोटे किसान हो, और ज़्यादातर तो छोटे ही किसान हैं, क्योंकि आप देखिएगा तो 87% जो हैं बहुत ही छोटे मार्जिनल किसान हैं और वो नेशनल एवरेज है। अगर आप स्पेसिफिक स्टेट्स ले लेंगे तो आपको मिलेगा कि 98% किसान जो है, कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर वो बिल्कुल मार्जिनल फार्मर्स है। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इस देश में खेती को टैक्स किया जाता है, हाँ, ना कि सब्सिडाइज किया जाता है। तो और उस पे इनकम टैक्स डालने का मुझे नहीं लगता है कि कोई इकोनॉमिक रैशनल भी है। बिल्कुल, चूंकि खेती की बात ही चल रही है और इस बजट में शायद सबसे बड़े आकर्षणों में एक खेती की बात भी है कि सरकार राजनीतिक और आर्थिक रूप से वापस गई है किसानों की तरफ और कह रही है कि काया पलट हो जाएगा। 9 स्तंभों में भी एक शामिल है। इसमें जो हर खेत को पानी, हर गाँव में बिजली और बीमा योजना, इन तीनों चीज़ों को अगर एक कोहेसिवनेस के साथ हम देखें, एक साथ मिलाकर हम देखने की कोशिश करें, तो क्या वाकई आपको लगता है कि तस्वीर बदलती हुई नज़र आ रही है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन, काया पलट हो पाएगा? क्या आमदनी दुगनी हो पाएगी 5 साल में या उससे भी कम में? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया तो है नहीं। इन 9 जो स्तंभ है, इन स्तंभों से भारत का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये 3 कदम जो आपने लिस्ट किया, उससे रूरल इंडिया में कुछ काया पलट हो सकता है। और लेकिन कोई एक बजट से
कोई काय पलट होने तो वाला है नहीं। बहुसंख्या जो भारत के गांव में रहती है, अगर बहुसंख्या ये काया पलट हो जाएगा तो बाकी लोगों को तो वैसे ही प्रिविलेज माना जाता है शहरों में रहने नहीं, मैं ये वाले। कह रहा हूँ कि अगर जो एम्फेसिस इस बजट में गांव की तरफ है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है, एग्रीकल्चर की तरफ है, इस तरह से कई बजट में ये एम्फेसिस रहे तो गांव में शायद इसका कुछ फर्क पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन अगर भारत की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो जो 9 के 9 लिस्टेड है उससे नहीं होगा। और उसमें भी इसमें अगर देखिएगा जो 9वीं स्तंभ है जो टैक्स रिफॉर्म को है, जिसको लेके अभी संजय जी उसको चर्चा कर रहे थे, अगर वो टैक्स रिफॉर्म्स को देखिएगा तो ये बजट बहुत निराश करता है। अच्छा। क्योंकि इस बजट में कोई टैक्स रिफॉर्म्स है नहीं, ये बल्कि टैक्स सिस्टम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। और इससे देखिए कि जैसा कि आप देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज, कस्टम्स, ये जो है इसमें 3.5 लाख करोड़ का छूट है। ना ये आशा किया जा सकता है कि जब जीएसटी आएगा तो ये प्रॉब्लम जो है इसको अपने आप सॉल्व हो सकता है, क्योंकि जीएसटी एक ट्रांसपेरेंट वैल्यू एडेड सिंगल पॉइंट टैक्स है। लेकिन क्योंकि जीएसटी का बजट इस बजट में कोई खास जिक्र है नहीं, तो और जीएसटी लटका हुआ है कई सालों से, तो उसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन इस बजट में डायरेक्ट टैक्स को लेके, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स को लेके जो डायरेक्ट टैक्स कोड कई सालों से उसकी चर्चा हो रही आप बहुत थी, महत्वपूर्ण बात उसके कह बारे रहे में हैं भी कि कोई, जिस बारे में मैनिफेस्टो में भी कहा गया था कि टैक्स को जो है वो सरलीकरण किया जाएगा, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। टैक्स रिफॉर्म एक चीज ऐसी है जो ट्रांसफॉर्म इंडिया में कंपोनेंट बन सकता है, लेकिन आप बता रहे हैं इस बजट में जबकि लिस्टेड है। चलिए उसका कोई आखिरी सवाल संजय कुमार जी ये बताइए, बिल्कुल आखिर में ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि राजनीतिक तौर पे सरकार जितनी घिरी हुई है, सामाजिक जो उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं, चुनाव हर रोज जो है वो दस्तक दे रहे हैं, ऐसे में क्या ये बजट आपको कहीं ना कहीं वहाँ टारगेट करता हुआ नजर आता है कि अगर अच्छा ना भी हो तो कम से कम अच्छा दिखता हुआ तो नजर आ रहा है अच्छा बजट? सर्टेनली अगर आप देखें कि सरकार का ध्यान किस पे है तो एग्रीकल्चर पे है, रूरल डेवलपमेंट पे है। और अगर आप इलेक्शंस की बात कर रही हैं तो जो जिस स्टेट्स में हो रहा है, हिंदी हार्टलैंड में पर्टिकुलरली, तो उसमें तो वो ध्यान तो है ही कि और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स अलग अलग नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखें बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को साथ पढ़ाती हैं, तो कहीं ना कहीं तो दोनों का एक सामंजस्य है। हालांकि तो चुनाव जो इस साल होने वाले हैं वो पूर्वी क्षेत्रों में होंगे, वेस्ट बंगाल और असम का खासकर जिक्र कर रहे हैं, पंजाब भी है एक साल बाद, और उत्तर प्रदेश भी आने वाला है, लेकिन थोड़ा वक्त है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही हो जाएगा, बिकॉज ये तो साल भर का है, और जब तक ये डिलीवर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सॉइल कार्ड का अगर हेल्थ का हुआ है तो वो एक दिन में सब कुछ हो जाने वाला है। सो प्रावधान बनाए गए हैं, बट उसका कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा, कब तक उनका फल आएगा, ये सब तो दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपका प्रतिनिधि, आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक। Indian Republic's first budget, February 28, 1950, presented by John Mathai, laid down a roadmap for the Planning Commission. Planning Commission tasked with formulating phased plans. White paper sent out in normal budget speech. Reduced income tax rate from 30% to 25%. Maximum rate of personal taxation was 78%. Kaldor Budget, May 15, 1957, presented by Tiruvellur Thattai Krishnamachari. Influenced by Hungarian economist Nicholas Kaldor, curbed imports through import licensing system, withdrew budgetary allocation for non-core projects, set up Export Risk Insurance Corporation to protect exporters, brought in wealth tax and tax on railway passenger fee, raised peak excise to 400%, attempted to distinguish between salaries and interest, raised income tax rates. दो 2016-17 के आम बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर खासा जोर दिया गया है। देश में सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर सरकार ने तेजी दिखाई है। वित्त मंत्री ने बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,21,246 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया है।
जो पिछले साल से 22.5% ज्यादा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुनियादी ढांचे और निवेश को ट्रांसफॉर्म इंडिया के 5वें स्तंभ के तौर पर पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि रुकी हुई 85% सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग में 10,000 किलोमीटर और जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राज्यों के हाईवे की स्थिति सुधारने के लिए 50,000 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित सड़क क्षेत्र के लिए 97,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया। रेलवे के लिए 1,21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। The total outlay for infrastructure in the budget estimates of 2016-17 now stands at rupees 2,21,246 crores. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश के पूर्वी और पश्चिमी तट में नए ग्रीनफील्ड्स बंदरगाह विकसित करने की योजना बना रही है। साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग के काम में तेजी लाई जा रही है और इसके लिए 800 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेकार और कम इस्तेमाल में आने वाले हवाई अड्डों को दोबारा चालू किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकारों से भी भागीदारी की जा रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बजट में सामान की कीमतों पर करोड़ों लोगों की निगाहें टिकी थीं। जब सभी ये जानना चाहते थे कि इस बार क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, अपने अपने बजट के हिसाब से आप आगे की खरीदारी तय कर सकें। इस लिहाज से आपको हम बताते हैं कि इस बजट में आपके लिए क्या खास है। 117 करोड़। बजट में इस बार ज्यादातर सामान की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मोबाइल, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है, तो वहीं फुटवेयर और कोल्ड ड्रिंक्स के दाम भी जस के तस हैं। हालांकि लग्जरी वाहनों पर टैक्स जरूर बढ़ा दिया गया है। डीजल गाड़ियों पर 2.5% और एसयूवी पर 4% टैक्स बढ़ा है। बीड़ी छोड़कर सभी तंबाकू उत्पाद महंगे हो गए हैं। सिगरेट और गुटखा भी महंगे हुए हैं। रेडीमेड कपड़े अब आपकी जेब को ज्यादा हल्का कर सकते हैं। वहीं सोने और हीरे के गहनों के लिए भी आपको ज्यादा कीमत देनी होगी। सिनेमा, केबल, मोबाइल बिल और होटल में खाना भी अब से महंगा पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर जाना भी पहले के मुकाबले ज्यादा खर्चीला हुआ है। जिम जाने, हवाई जहाज या रेलवे का ई-टिकट कटाने पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एटीएम से पैसे निकालना भी अब महंगा साबित होगा। वहीं सर्विस टैक्स यानी सेवा कर 14.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। बहुत कम सेवा और सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों में कटौती की गई है। पहली बार मकान खरीदने पर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ब्याज में 50,000 रुपए की छूट की व्यवस्था कर दी गई है, बशर्ते मकान की कीमत 50 लाख से ज्यादा ना हो। और अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो HRA छूट को 24,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। डायलिसिस के उपकरण और दवाइयां भी सस्ती हुई हैं। अरुणा ठाकुर के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। लेकिन विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक बताते हुए गरीबों और मध्य वर्ग के खिलाफ इस बजट को बताया है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार आर्थिक सुधार और विकास को रफ्तार देने में नाकाम रही है और बजट में अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। Optimal utilization of our water resources, create new infrastructure for irrigation, conserve soil fertility with balanced use of fertilizer, and provide value addition and connectivity from farm to markets. Irrigation is critical for increasing agricultural production and productivity. Of the 141 million hectares of net cultivated area in the country, only 46% is covered with irrigation. The Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana has been strengthened and implemented in mission of the states are a prerequisite to join this e-platform. I am happy to inform that 12 states have already amended their APMC acts and are ready to come on. इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।